आज 12th स्टैंडर्ड का समाजियात का तीसरा टॉपिक भारतीय समाज में इख्तिलाफ और इत्तिहाद यानी भारतीय समाज में तनु और इत्तिहाद के बारे में हम तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। और इसको अंग्रेजी में डाइवर्सिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। कुछ लोगों ने इसका तर्जुमा तनु किया है और कुछ इख्तिलाफ। तो आसान बच्चों की समझ के लिए ये मुनासिब उन्वान और लफ्ज समझा जाए। जैसे भारतीय समाज में इख्तिलाफ और इत्तिहाद, इसके बारे में तफसील से समझने की कोशिश करेंगे कि इख्तिलाफ की नवियत क्या है और इत्तिहाद की नवियत क्या है और इख्तिलाफ में इत्तिहाद कैसे पैदा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक का तारुफ का जायजा लेंगे कि भारत इख्तिलाफ की सरजमीन है, क्योंकि भारत में इख्तिलाफ की कई बुनियादें हैं, जैसे मजहब, नस्ल, जुबान, तहजीब, जात पात, तबके वगैरह। ये तमाम इख्तिलाफ पैदा करने वाली बुनियादें हैं और जिससे भारत में इख्तिलाफ पैदा हुआ है। लेकिन इतने तमाम इख्तिलाफ होने के बावजूद भी इन तमाम इख्तिलाफ में इत्तिहाद पैदा हुआ है। इत्तिहाद यानी क्या? इत्तिहाद यानी वहदानियत या हम का एहसास है। इस एहसास ने मुख्तलिफ जातों, मज़ाहब, जुबानों, गुरोहों वगैरह को जोड़ रखा है। यानी इत्तिहाद की वजह से ये तमाम मुख्तलिफ इख्तिलाफ पैदा करने वाले अनासिर में इत्तिहाद पैदा हुआ है। क्यों? इसलिए कि इत्तिहाद इन तमाम चीजों में पैदा हुआ है। अब हम देखेंगे भारतीय समाज में इख्तिलाफ की क्या नवियत है कि भारतीय समाज में इख्तिलाफ, भारतीय समाज में मुख्तलिफ किस्म के इख्तिलाफात पाए जाते हैं, जैसे नस्ली इख्तिलाफ, मजहबी इख्तिलाफ, लिसानी इख्तिलाफ, इलाकाई इख्तिलाफ, जात पात में इख्तिलाफ, तबकाती इख्तिलाफ। हर एतबार से देखेंगे कि भारत में हर नवियत और हर पहलू में इख्तिलाफ नजर आता है, क्योंकि हमारा मुल्क बर-ए-आज़म एशिया के ममालिक में शायद ही ऐसा मुल्क किसी और बर-ए-आज़म में हो, ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि हमारे मुल्क में कई नस्लों के लोग रहते हैं, कई मज़हब के, कई जुबानों को बोलने वाले लोग हमारे मुल्क में रहते हैं और जितने इलाके हमारे मुल्क के हैं उतने इलाकों में रहने वाले लोगों की ज़हनियत और उनकी फितरत और उनकी तर्ज जिंदगी हर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसलिए हमें भारतीय समाज में इख्तिलाफ को जानना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे कि इख्तिलाफ पैदा करने वाला एक अंसर जो है नस्ल यानी नस्ली इख्तिलाफ। ये नस्ली इख्तिलाफ क्या है? यानी भारत में मुख्तलिफ नस्लों के लोग रहते हैं जिनमें नस्ली एतबार से इख्तिलाफ पाया जाता है। चंद जीनियाती खुसूसियात की बुनियाद पर नस्ली दर्जाबंदी की जाती है। इन खुसूसियात को नस्ली मियारात कहा जाता है। B.S. गुहा इसने भारतीय बाशिंदों को 6 नस्ली ग्रोहों में तकसीम किया है। उन ग्रोहों को दर्जे कहेंगे या नस्ली दर्जा बंदी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि वो कौन कौन से नस्ली ग्रोह हैं। तो उनमें ये चार्ट में जैसे दिया गया है कि प्रोटो ऑस्ट्रालाइट, दूसरा है नेग्रेटो, तीसरा है वेस्टर्न ब्राशीसेफल और चौथा है मेडिटेरेनियन या द्राविडियन और पांचवा है नॉर्डिक और छठा है मंगोलाइड। ये जो मंगोलाइड और नेग्रेटो, नॉर्डिक, वेस्टर्न ब्राशीसेफल, मेडिटेरेनियन या द्राविडियन और प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, ये 6 कदीम नस्लें जो समझी जाती हैं, जिसको B.S. गुहा ने इस अंदाज में दर्जों में तकसीम किया है। माहिर बशरियात के मुशाहिदे के तहत उन्होंने मुशाहिदा किया है, उन्होंने इन तमाम हालात का जायजा लिया है। माहिर बशरियात के मुशाहिदे के तहत भारत में
खालिस नस्ली ग्रोह नहीं पाया जाता, बल्कि कदीम तरीन नस्ली ग्रोहों की मखलूत किस्में पाई जाती हैं, जिनमें आपस में बाहमी ताल्लुकात पाए जाते हैं। इन ताल्लुकात की वजह से ये लोग आपस में घुल मिल कर रहते हैं। जब मुख्तलिफ नस्ल के लोग नस्ली ग्रोह आपस में घुल मिल कर रहते हैं तो उनमें इख्तिलाफात पैदा होते हैं। इस तरह से नस्ली इख्तिलाफ ये इख्तिलाफ की एक शक्ल है, इख्तिलाफ का एक पहलू है। अब हम देखेंगे मजहबी इख्तिलाफ। यानी मजहबी इख्तिलाफ यानी क्या कि हमारा मुल्क यानी भारत कसीर मजहबी मुल्क है। मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, क्योंकि मजहब एक आफाकी नवियत का पहलू है। ये आफाकी है जो कदीम और जदीद तमाम समाजों में पाया जाता है। और मजहबी अकायद सियासी, माशी, समाजी वगैरह या सकाफती इन तमाम इम्तियाजात को मुतासिर करते हैं। और हमारा मुल्क कसीर मजहबी और कसीर सकाफती मुल्क है, क्योंकि हमारे मुल्क में कई मज़ाहब, कई सकाफतें एक साथ कायम हैं। और एक याद रखिए कि जो सकाफत है वो सकाफत उस मजहब से ताल्लुक रखती है। यानी जो भी सकाफत है वो एक के मजहब से ताल्लुक रखती है। इस एतबार से हम कह सकते हैं कि मजहब या सकाफत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी मजहबी अकायद की बुनियाद पर तहजीब या सकाफत आगे अपनाई जाती है। और जैसे मुख्तलिफ मज़ाहब में हम जिक्र करेंगे कबाइलियों का मजहब। सवाल यह है कि कबाइलियों का कौन सा मजहब है? मज़ाहिर परस्ती यानी एनिमिज्म, और दूसरा टोटेमिज्म यानी टोटम परस्ती। ये कबाइली लोगों के मज़ाहब हैं। और इसके बाद तीन मज़ाहब जो इस मुल्क में भारत में ही जो पैदा हुए हैं वो है हिंदू मजहब, बुद्ध मजहब और जैन मजहब। इसके बाद साथ साथ इन मज़ाहब के मजहब इस्लाम, ईसाइयत, ज़रतिश्त मजहब और यहूदियत ये भी दिखाई दिए। यानी हमारे मुल्क में कई मज़ाहब के लोग एक साथ रहते हैं, कई मज़ाहब की नशोनुमा हुई है। और वैसे भी हमारे मुल्क में बुनियादी हुकूक में जो फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, 6 बुनियादी हुकूक हमारे दस्तूर हिंद ने तमाम शहरियों के लिए दिए हैं। तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक हासिल हैं, जिनमें मजहब की आजादी का हक भी हासिल है। और दस्तूर हिंद में एक खास खुसूसियत पर जोर दिया गया है, वो है सेक्युलरिज्म। यानी सेक्युलरिज्म यानी क्या है? सेक्युलरिज्म का मतलब है सर्वधर्म समाभव, यानी इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। नो रिलीजन इज कंसिडर्ड एज सुपीरियर और इंफीरियर on the basis of one's own caste, creed, color, etc. यानी किसी की जात, नस्ल, मजहब की बुनियाद पर किसी मजहब को बरतर या कमतर नहीं समझा जाता, बल्कि तमाम मज़ाहब को मसावी एहतराम और इज्जत हासिल है। यानी इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, ये है सेक्युलरिज्म। इस सेक्युलरिज्म की वजह से तमाम शहरियों को अपने अपने मज़ाहब को अपनाने, मज़ाहब के तहत चलने, मज़ाहब की इशाअत करने का हक हासिल है। इस तरह से हर मजहब के ख्यालात और अकायद अलग अलग हैं। फिर भी दस्तूर हिंद ने क्या किया है कि मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले त्योहारें यानी फेस्टिवल्स जैसे रमजान और ईद उल जुहा और इसी तरह दिवाली और गणेश चतुर्थी और गुड फ्राइडे, क्रिसमस वगैरह वगैरह तमाम त्योहारों को मनाने के लिए मखसूस छुट्टियों का यानी तातीलात का भी ऐलान किया है, ताकि तमाम लोग मिलकर इन त्योहारों को मनाएं, बखूबी अंजाम दें। इसलिए ये इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जैसे जितने मज़ाहब हैं, ये तर्ज जिंदगी, मजहबी अकायद के एतबार से एक दूसरे के दरमियान इख्तिलाफ जरूर पैदा होता है। इसलिए कि
भारत की सरजमीन कसीर मजहबी है ना, यानी मुख्तलिफ मज़ाहब की सरजमीन है, इसलिए मजहबी एतबार से इख्तिलाफ लाजमी है। अब देखेंगे लिसानी इख्तिलाफ। लिसानी इख्तिलाफ यानी क्या? जुबान के एतबार से जो इख्तिलाफ होता है, जो मसला पैदा होता है, वो है लिसानी इख्तिलाफ। क्योंकि भारत कसीर लिसानी मुल्क है, इसलिए कि भारत में एक नहीं, दो नहीं, कई जुबानें बोली जाती हैं। यानी इस मुल्क के, भारत के जितने इलाके हैं, जितनी रियासतें हैं, उतनी जुबानें बोली जाती हैं और कई बोलियां बोली जाती हैं। लेकिन तमाम जुबानों को हैसियत हासिल है, लोगों को इजाजत दी गई है कि वो अपनी जुबान में वो बोल सकता है या एक दूसरे के साथ सलूक कर सकता है। 1956 में जुबान की बुनियाद पर भारतीय रियासतों की तश्कील की गई थी, यानी ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, जुबानों की बुनियाद पर। दस्तूर हिंद ने 22 जुबानों को, 22 लैंग्वेजेस को दफ्तरी जुबानें या ऑफिशियल लैंग्वेजेस की हैसियत दी है। इसके बाद 3 जुबानों को क्लासिकी जुबानों का रुतबा हासिल है, यानी हैसियत हासिल है, जिनमें 3 जुबानें संस्कृत, तमिल और कन्नड़। ये 3 ऐसी जुबानें हैं जो साउथ इंडिया की, यानी जुनूबी भारत की हैं। इन तीनों जुबानों को क्लासिकी जुबानों की हैसियत या रुतबा हासिल है, क्योंकि इन जुबानों में 100 साल कदीम, यानी 100 साल पुराने तहरीर, यानी सबूत के तौर पर तहरीर मौजूद हैं। कदीम तरीन जुबानें इनको माने जाते हैं। और फिर मादरी जुबान को ज्यादा अहमियत दी गई है। बच्चों की तालीम मादरी जुबान यानी मदर टंग में हो, इसको बहुत ज्यादा तरजीह दिया गया है। इसकी हौसला अफजाई भी की गई है। यहाँ तक कि मादरी जुबान को अहमियत देने का मतलब यह है कि बच्चे जिस एरिया में, जिस इलाके में रहते हैं या लोग जिस इलाके में रहते हैं, वो अपनी मादरी जुबान में अगर तालीम हासिल करेंगे या मादरी जुबान में अपनी जो छुपे हुए खुसूसियात को या जवाहिरात को जाहिर करेंगे, तो उनकी हर एतबार से तरक्की हो सकती है। इसी नुक्ते को मद्देनजर रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा ने 21 फरवरी 2017 में बैनुल अक़वामी यौम मादरी जुबान मनाने का ऐलान किया है। इससे पहले ही दस्तूर हिंद के मेमारों ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि मादरी जुबान में ही तालीम दी जाए और मादरी जुबान हर इलाके की जुबान को अहमियत दी जाए और दफ्तरों में भी इस जुबान का इस्तेमाल किया जाए। इस तरह से मेमारों ने भी इसी मादरी जुबान को तरजीह दी, जिससे हमाजहत तरक्की हो सकती है। बच्चों की तरक्की हर एतबार से मादरी जुबान में हो सकती है। अगर उन बच्चों के सामने नई जुबानें रखी जाएंगी तो फिर उनको उस जुबानों में समझना, बोलना या तरक्की करना दुश्वार हो जाएगा। इस मकसद को मद्देनजर रखते हुए मादरी जुबान को तरजीह दी गई। इतना ही नहीं, बल्कि ऑल इंडिया रेडियो के प्रसार भारती ने 23 जुबानों और 179 यानी 179 बोलियों में अपने प्रोग्राम नशर करते हैं। कौन करता है? AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो। क्या है ये लिसानी इख्तिलाफ का एक हिस्सा है। इससे लिसानी इख्तिलाफ पैदा हुआ है, यानी हर इलाके में जो लोग जो भी जुबान इस्तेमाल करते हैं, वो लोग उस जुबान को बरतर और बेहतर समझते हैं। याद रखिए, अगर किसी ने किसी अपनी जुबान को बरतर समझता है तो दीगर जुबानें उसके लिए कमतर महसूस होते हैं। इसलिए इख्तिलाफ का पैदा होना लाजमी है। तो यह है लिसानी इख्तिलाफ। अब देखेंगे इलाकाई इख्तिलाफ। यानी इलाकाई इख्तिलाफ यानी क्या? भारत में कई इलाके हैं, कई रियासतें हैं। हर रियासत में, हर इलाके में जो लोग रहते हैं वो अपने इलाके को बेहतर और बरतर समझते हैं, लेकिन जोग्राफियाई वसाइल, कुदरती वसाइल, जोग्राफियाई माहौल, सकाफत, जुबान,
तर्ज जिंदगी, ये इलाकाई इख्तिलाफ की बुनियादें हैं। लोग इन चीजों को बेहतर समझते हैं, लेकिन जो अपने इलाके को बरतर समझता है, उसके जहन में दीगर इलाके कमतर महसूस होते हैं। ये इलाके का ताल्लुक कैसे होता है, किससे होता है? सवाल यह है, इलाके का ताल्लुक सरहदी हुदूद से होता है जो मुल्क में पाया जाता है। यानी एक रियासत के कई इलाके भी हो सकते हैं, जैसे मुंबई, महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र, ये रियासत महाराष्ट्र, इसके कई इलाके हैं, जैसे कोकण, खानदेश, मगरिबी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, ये महाराष्ट्र के इलाके हैं। कहने का मतलब रियासत महाराष्ट्र के कई इलाके हैं। और फिर इसी तरह से शुमाल मशरिकी इलाका, जैसे शुमाल मशरिकी इलाके का जिक्र होता है तो 7 बहनें जिसको कहा जाता है, 7 बहनों का जिक्र होता है, जैसे त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये 7 इलाके मिलकर एक इलाका जैसे शुमाल मशरिकी इलाका कहलाता है, जिसको 7 बहनें, यानी 7 बहनों का मतलब इलाके हैं, 7 बहनें इसको कहा जाता है। लेकिन ये जितने 7 इलाके हैं, यानी शुमाल मशरिकी इलाके के जो झेली इलाके हैं, ये इलाके पहाड़ियों पर आबाद हैं। यहाँ सकाफत के एतबार से ये बहुत ही मालदार समझे जाते हैं और यहाँ पर कबायलियों का बहुत बड़ा हिस्सा है। इन इलाकों में कबायली ज्यादा तादाद में रहते हैं। हर इलाके का अपना माशी और सियासी इख्तिलाफ पाया जाता है और हर इलाके की अपनी तहजीब और तारीख होती है। जैसे महाराष्ट्र एक रियासत, इसकी तारीख क्या है? इसकी तारीख है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार, उनके कारनामे, उनके फतूहात और उसने कैसे इंतजाम हुकूमत को बरकरार रखा, बेहतरीन तरीके से संभाला, ये तमाम बातें इस तारीख में शामिल हैं महाराष्ट्र की। इसी तरह से जितने भी हमारे मुल्क यानी भारत के इलाके हैं, हर इलाके में तारीख है ना, अपनी तारीख होती है। तो इस तरह से इलाकाई इख्तिलाफ पाया जाता है। जितने भी इलाके हैं, इलाके के दरमियान सरहदों के जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो क्लैशेस होते हैं, जो इख्तिलाफात होते हैं, इसलिए हम कहेंगे इलाकाई इख्तिलाफ। ये इख्तिलाफ की नवियत में ये भी शामिल है। इसके बाद हम देखेंगे जात पात में इख्तिलाफ, यानी जात पात की तफरीक। ये कैसे? ये जात पात इख्तिलाफ की बुनियाद है, बड़ी जड़ है इसकी इख्तिलाफ की। माहिर समाजियात ने जात को 2 महवरों पर तकसीम किया है, जिसमें 2 बातें हैं। एक है जात और दूसरा है वर्ण। ये वर्ण क्या चीज है? कदीम जमाने में हिंदू समाज को 4 वर्ण में यानी 4 तबकों में तकसीम किया गया था, जिसमें ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और तीसरा शूद्र वर्ण। जैसे ये वर्ण निजाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 तबके, ये 4 वर्ण आगे चलकर जात की शक्ल इख्तियार किए तो 4 जातों में तकसीम हो गए, 4। लेकिन आगे चलकर जो है कई झेली जातों में मुनकसिम हो गए और हर जात के पेशे और हर जात का अपना मखसूस नाम होता है और वो जात के पेशे मोरोसी हुआ करते हैं। जैसे ब्राह्मण जात, इनके पेशे क्या हैं? तालीम देना और तालीम लेना और मजहबी मामलात में हिस्सा लेना, मजहबी रस्म वगैरह अंजाम देना, ये ब्राह्मण के खास जिम्मेदारी और उनके काम थे। क्षत्रिय का काम क्या था? क्षत्रिय का काम था कि इंतजामी हुकूमत को संभालना, मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी हमलों से बचाना, हिफाजत करना और लोगों की हिफाजत दुश्मनों से करना। ये क्षत्रिय यानी वॉरियर्स है ना, जंग लड़ते थे और जंगजू, ये क्षत्रिय की एक जिम्मेदारी। और वैश्य क्या थे? मुख्तलिफ पेशों को अपनाना, अलग अलग अपने अंदाज पे है ना, ये पेशों को अपनाना, पेशे इख्तियार करना, ये वैश्य की जिम्मेदारी थी। उनके पेशे मोरूसी हुआ करते थे।
लेकिन शूद्र क्या थे? शूद्र जो है ये 3 जितने तबके थे इनके लिए खिदमत अंजाम देना और मामूली से मामूली काम को अंजाम देना इनका काम था। लेकिन उस वक्त समाज में ब्राह्मण को आला तबका और फिर शूद्र को अदना तरीन तबका समझा जाता था। ये 4 तबके जिसको वर्ण निजाम कहा गया और उनके फिर अलग मज़हब, उनके जो है अलग जातें बन गए, यानी तबके जातों की शक्ल इख्तियार किए। फिर आगे चलकर यह देखा गया कि तकरीबन यकीन के साथ कहा गया है कि भारत में 3500 जातें और 731 दर्ज फहरिस्त जातें हैं। ये मुशाहिदे के तहत इनकी मालूमात हासिल की गई। लेकिन ये एक बात याद रखिए, ये जात का जो सिस्टम है, यानी जात का जो अंदाज है, जो जातें हैं, ये सिर्फ हिंदुओं के तहत महदूद नहीं है, बल्कि आजकल मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों में भी ये जातें देखी जाती हैं। जैसे मुसलमानों का जिक्र लीजिए, जैसे शेख है, खान है, पठान है, सैयद है, वगैरह वगैरह। इसी तरह से ईसाइयों में भी, सिखों में भी, है ना, ये जो झेली जातें आजकल चल रही हैं, यानी जाहिर हो रही हैं। यानी इससे क्या होता है, ये जात पात का निजाम जो है लोगों को छोटे छोटे ग्रोह में तकसीम किया है। और जात पात से क्या बहुत बड़ा नुकसान है कि ये लोगों को तंग नजरी बना देता है। वो मुल्क की तरक्की के बारे में सोचने का छोड़कर अपनी ही जात के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जिससे इत्तिहाद की जो बंधन है वो बंधन टूट जाते हैं। इससे क्या होता है, कौमी एकजहती की राह में और मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। इस तरह से जात पात का इख्तिलाफ, ये भी एक इख्तिलाफ की नवियत में ये पहलू शामिल है। आप देखेंगे तबकाती इख्तिलाफ। ये तबकाती इख्तिलाफ क्या है कि भारत में मुख्तलिफ तबके पाए गए हैं। ये तबके की बुनियाद क्या है, किस बुनियाद पर तबके बनाए जाते हैं? ये तबके जो है माली हैसियत यानी इकोनॉमिकल कंडीशंस, हर एक की अपनी माली हैसियत और तालीम की बुनियाद पर तबके बनते हैं। यानी तबके इकोनॉमिकल कंडीशन यानी माशी या माली हैसियत और तालीम पर मबनी हैं। तबकाती एतबार से मुख्तलिफ हैसियत या हैसियत मुख्तलिफ होती है। जैसे इस खाके में बताया गया है कि आला तबका और फिर अदना तबका एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। उसके दरमियान एक तबका आता है, वह है मुतवस्त तबका। आला तबका यानी क्या, अमीर लोगों का तबका। अदना तबका यानी क्या, गरीब लोगों का तबका। मुतवस्त यानी दरमियानी। अब समझ लीजिए, इसकी एक जिंदा मिसाल हम यूं पेश कर सकते हैं हैसियत के एतबार से। अगर किसी को किसी दफ्तर में जाना है, ऑफिस में जाना है, तो वो या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस में बैठकर चला जाएगा, कम टिकट लगेगी। लेकिन एक जैसे लोग नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जाती कार में बैठकर जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें 2 तबके हो गए, आपस में ऊंच नीच का फर्क हो गया, इख्तिलाफ पैदा हो गया। इसी तरह से अगर समझ लीजिए, कुछ लोग कुछ खरीदना चाहते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम शॉपिंग मॉल से चीजें खरीदेंगे, तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम पड़ोस के दुकानदार से ही चीजें खरीदेंगे, है ना। तो कहने का मतलब यह है, शॉपिंग मॉल में खरीदने वाले कौन होते हैं और छोटे पैमाने पर दुकान से खरीदने वाले कौन होते हैं, ये 2 तबके बन गए। इसी तरह से तबके में इंसान की अपनी सोच, अपने ख्वाब और अपने ख्वाहिशात और इकोनॉमिकल कंडीशन यानी माशी एतबार से माली हालात वगैरह साथ देते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत में देखा गया तो कुछ लोग इतना ज्यादा खाते हैं, इतना ज्यादा अमीर तरीन हैं कि बदहाजमी की वजह से उनका डेथ हो जाता है। और कुछ लोग इतने गरीब हैं कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजारते ही, भूख से तड़प तड़प कर जान खो देते हैं, यानी 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे ही न अमीर हैं न गरीब हैं, बल्कि मुतवस्त तबके के दरमियानी तबके के लोग हैं। उनके पूरी तरह से ख्वाहिशात की तकमील नहीं हो पाती है। इतना ही नहीं बल्कि हर मरहले में, हर मैदान में, हर शोबे में मुख्तलिफ तबके
पाए जाते हैं। ये तबकाती इख्तिलाफ भी लोगों को आपस में टकराता है। तो इस तरह आज हमने इस समाजियात के 12वीं के समाजियात के तीसरे टॉपिक में भारतीय समाज में इख्तिलाफ और इत्तिहाद में हमने तारुफ के साथ साथ हम भारतीय समाज में इख्तिलाफ की नवीयत को समझने की कोशिश करते हुए नस्ली इख्तिलाफ, मजहबी इख्तिलाफ, लिसानी इख्तिलाफ, इलाकाई इख्तिलाफ, जात पात में इख्तिलाफ और तबकाती इख्तिलाफ पर रोशनी डालने की कोशिश किए।